नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। दुश्मन और खतरा डोरबेल बजाकर नहीं आते। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन वर्दी पहनकर बंदूक हाथ में लेकर के आए। 21वीं शताब्दी में सूट पहनकर टाई लगाकर खतरा घर में आता है। व्यापार और बिजनेस नए फ्रंटियर हैं। आज का इन फोकस एक ऐसे ही खतरे के बारे में है। हमारी सरहदों के भीतर इनकी मौजूदगी पर हमारी जांच और सुरक्षा एजेंसियां कई सालों से उंगली और आपत्ति उठा रही थीं। और पिछले कुछ दिनों के पाकिस्तान से छिड़ी ऑलमोस्ट वॉर वाली स्थिति ने इस खतरे को मोटे मोटे पेन से और हाईलाइट कर दिया। क्या मामला है, बताते हैं। आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि पाकिस्तान को दो टूक ये बात कही कि टॉक्स और टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते, यानी ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। मंगलवार सुबह वो पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर बॉर्डर के पास हमारे रणबांकुरों के बीच दिखे, उनका हौसला बढ़ाते हुए। इशारा था इसमें। फौजियों ने एक बार फिर देश पर मंडरा रहे खतरे को ध्वस्त जो कर दिया था। मगर दुश्मन और खतरा सिर्फ बॉर्डर पर या बॉर्डर के उस पार के आसपास नहीं मिलता साहब। जिन खतरों की घंटियां खुफिया एजेंसियां कई सालों से बजा रही हैं, वो पिछले एक हफ्ते में और ज्यादा क्लियर एंड प्रेजेंट हो गई हैं। ये भीतर की हैं। अब कठिन वक्त जो है वो कसौटी की घड़ी होता है, साफ कर देता है कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन। आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तानी मुहिम के बाद पाकिस्तान ने कई सौ ड्रोन और मिसाइल उनके जरिए भारत पर हमला बोला। विफल हुए, मगर पता ये चला कि ड्रोन, मिसाइल और काफी सारे हथियारों का जखीरा पाकिस्तान को मिला था चीन से, और उसके अलावा एक और देश से, और वो था तुर्की। इस देश ने पाकिस्तान को महज भारत के खिलाफ नापाक हरकतें करने में मदद ही नहीं की, बल्कि पाकिस्तान के साथ खुल के हर मुद्दे पे सामने आया। ये नया नहीं है। सन 2000 के आसपास एक छोटा पीरियड आया था जब तुर्की ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी। अदरवाइज तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अब आज में वापस लौटते हैं। आज भारत सरकार ने देश में 9 एयरपोर्ट्स पर कार्गो और पैसेंजर सर्विस देने वाली एक कंपनी जो तुर्की की थी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दी। ये देखिए, ये है नोटिफिकेशन। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर आप लोग यानी आम नागरिक या व्यवसायी हवाई कार्गो से या कुरियर से कुछ सामान भेजते हैं या रिसीव करते हैं, तो सामान साबुत और समय पे मिल जाए तो इत्मीनान होता है। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं और आपकी यात्रा सुगम रहे, सब फर्स्ट क्लास हो जाए, तो सब ठीक है। आप पत्राचार करते हैं, कुरियर भेजते हैं, टाइम पर मिल जाए, पहुंच जाए, तो सब्र हो जाता है, फिक्र नहीं रहती। कभी आपने सोचा कि ये कार्गो जो हर साल लाखों टन का होता है, उसे एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डों पर कौन हैंडल करता है, और कितना बड़ा डेटा इससे जनरेट होता होगा। करोड़ों लोग हवाई यात्रा करते हैं, उन्हें कौन हैंडल करता है। हवाई रास्ते से जो मेल जाती है वो एयरपोर्ट्स पर कौन मैनेज करता है। ये सब आप सोचिए कि कितना बड़ा एक कारोबार है। आपने देखा होगा कि एयरलाइंस के काउंटर पर चेक इन और बोर्ड इन होता है, यानी एयरलाइंस वाले करते हैं, कार्गो हैंडल करने वाले एजेंट्स होते हैं। मगर साहब, इस पूरे हवाई मैट्रिक्स के ये सब ये छोटे छोटे प्लेयर हैं। जानना ज़रूरी है कि हमारा कार्गो, हमारी हवाई यात्राओं से कितना बड़ा डेटा जनरेट हो रहा है, कौन कितना कमाता है, और सबसे अहम, वो दोस्त है कि दुश्मन है, किसके पास जा रहा है ये डेटा। अब हकीकत बताते हैं। अब हमारे देश में करीब 9 एयरपोर्ट हैं जिनका कार्गो का काम सिर्फ एक कंपनी हैंडल करती है। देश के सबसे बड़े शहर शामिल हैं: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोचीन, कन्नूर और गोवा। ये एक कंपनी कुल 58,000 फ्लाइट्स मैनेज करती है, कुल 5.4 लाख टन कार्गो हैंडल करती है। दिल्ली, मुंबई में वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। दिल्ली में इसका काम और बड़ा है बाकी एयरपोर्ट्स के मुकाबले। दिल्ली में यह कंपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसके पास, उसमें क्या क्या शामिल है? पैसेंजर सर्विस यानी यात्री सेवाएं, कार्गो पोस्टल सर्विस, लोड कंट्रोल फ्लाइट,
और फ्लाइट ऑपरेशंस, रैम्प सर्विसेज, जनरल एविएशन सर्विसेज, वेयर हाउस सर्विसेज, ब्रिज ऑपरेशंस। अब इतने बड़े ऑपरेशंस में कौन सी कंपनी है ये कंपनी है चलेबी, जिसके पास कार्गो से लेकर के पैसेंजर्स हैंडलिंग का लंबा चौड़ा काम है। ये कंपनी जो है वो तुर्की है। तुर्की में इसका नाम है चलेबी एविएशन होल्डिंग। 2009 में चलेबी की भारत में एंट्री हुई थी, मुंबई एयरपोर्ट से शुरुआत हुई। 16 साल में इसको 9 एयरपोर्ट पे कामकाज मिल गया। आज इसी कंपनी चलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया। यानी सरकार ने बता दिया जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ट्रेड और टेररिस्ट का साथ देना एक साथ नहीं चलेंगे। सवाल यह उठता है कि देश में तमाम विदेशी कंपनियां धंधा कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। भारत चाहता है कंपनियां आए, तो चलेबी से क्या परेशानी है? नहीं साहब, हमको कोई परेशानी नहीं है। सूत्र बताते हैं कि चलेबी के देश में 9 हवाई अड्डों पर जो उसके ऑपरेशंस हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियों को आपत्ति है। खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी को आपत्ति है। ये आपत्तियां 2008 और 2009 से आईबी जैसी एजेंसीज चलेबी के कार्गो हैंडलिंग और यात्री सेवा पर ऐतराज जताती रही हैं। एजेंसियों ने वार्निंग रिपोर्ट सबमिट की है। तमाम बार गृह मंत्रालय ने टोका है, नहीं चाहता। एविएशन मिनिस्ट्री ने उनको अनसुना कर दिया है। सवाल यह उठता है कि गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के विरोध के बावजूद चलेबी का धंधा बदस्तूर 16 साल कैसे चलता रहा। सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियां चलेबी को लेकर लगातार फॉर्मेटेड तरीके से चिंता जता रही हैं, रिपोर्ट दे रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लिख रही हैं। ये मामला सिविल एविएशन का है, कार्गो वगैरह वो देखते हैं एयरपोर्ट्स पे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी है, कई देशों में काम कर रही है, और ऐसा काम करने वाली कोई दूसरी स्वदेशी कंपनी हमारे देश में नहीं है, तो ये ऐतराज क्यों है? यहीं पे परेशानी का बीज मिलेगा। ये कोर है परेशानी का। सुरक्षा एजेंसियों को भारत के हवाई अड्डों पर चलेबी की ऑपरेशन से मोटी मोटी 3 एक्टिविटीज पर आपत्ति है। कार्गो मैनेजमेंट, पैसेंजर सर्विसेज और मेल सर्विसेज, इन तीनों पे है। आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या मामला है। तो पहला मामला आता है चलेबी और कार्गो का। चलेबी 9 एयरपोर्ट पर कार्गो देखती है। इसमें सारा कार्गो है जो एयरपोर्ट पे आता है, इन 9 एयरपोर्ट पे वो पूरा काम ये देखती है। इसमें सिर्फ प्राइवेट कार्गो नहीं है साहब जो आ रहा है या जा रहा है, इसमें सरकारी, स्ट्रेटेजिक कार्गो सब शामिल है। चलेबी को पता है कि क्या कार्गो गया, इन 9 एयरपोर्ट पर क्या आया, किस चीज का कितना निर्यात, आयात, और देश के अंदर कितना मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, कौन क्या भेज रहा है और कौन क्या पा रहा है, ये पूरा डेटा और इंफॉर्मेशन इस कंपनी के पास है 9 एयरपोर्ट के जरिए। दूसरा है चलेबी और यात्री सेवा। ये दिल्ली के लिए स्पेसिफिक है। एजेंसियों का ऐतराज क्या है? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, एयरलाइन के काउंटर पर चेक इन करते हैं, मगर उसका फ्रेमवर्क जो है कौन सप्लाई करता है? वो दिल्ली में चलेबी करती है। चेक इन से चलेबी को पूरी जानकारी रहती है, फ्लाइट मैनिफेस्ट के हर यात्री की जानकारी होती है। यानी कोई भी अगर दिल्ली में एयरपोर्ट से उड़ करके जा रहा है तो एक फ्लाइट मैनिफेस्ट बनता है। फ्लाइट मैनिफेस्ट क्या होता है कि कौन उस हवाई जहाज के अंदर कौन कौन बैठा है, इसमें कौन सरकारी व्यक्ति कहां के लिए उड़ा है, यह भी शामिल है। मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिसर है, वो जा रहा है कहीं पे, हवाई जहाज कॉमर्शियल फ्लाइट लेता है या कोई प्राइवेट फ्लाइट लेता है, तो पता रहता है। इसमें सरकारी और सुरक्षा कर्मी भी शामिल है, उनकी भी जानकारी इस कंपनी के पास पहुंचती है। अब हम आप जैसे लोग कहीं जाएं, हमारा डेटा शेयर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? दूसरा, हम कर भी क्या सकते हैं। यानी दिल्ली एयरपोर्ट से परेशानी का सबब यह है, आईबी या रॉ का कोई अफसर छुट्टी मनाने गया या ड्यूटी पर कश्मीर दिल्ली से गया या कहीं विदेश गया, तो उसका मूवमेंट, पासपोर्ट और काफ़ी जानकारी एक प्राइवेट कंपनी के पास होती है। तीसरा मामला है चलेबी और मेल सेवा। एजेंसी को यहां पे भी एतराज है। अब कुरियर और जो इंडियन पोस्ट मेल है, कुरियर जो आप भेजते हैं, पूरी बाहर से आते हैं, देश के अंदर मूवमेंट होता है, ये कुरियर की हैंडलिंग करती है। इंडियन पोस्ट मेल यानी भारतीय डाक सेवा की मेल के पास इंफॉर्मेशन के पास है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की जो मेल है, इधर इंफॉर्मेशन आती है। सिर्फ जो नहीं आती है वो है डिप्लोमेटिक मेल बैग या डिप्लोमेटिक मेल या डिप्लोमेटिक बैग जो होते हैं,
वो स्क्रीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एज पर वियना कन्वेंशन वो सीधे कंसर्न्ड एयरलाइन के पास जाता है और चला जाता है। लेकिन इस मेल के जरिए, हैंडलिंग के जरिए सरकारी, बिजनेस और स्ट्रेटेजिक जानकारी या आम नागरिक की जानकारी एजेंसी की, इस कंपनी के पास जाती है। अब एजेंसियों का एतराज और क्या है कि ये तुर्की की कंपनी है, इसके पास बिजनेस कार्गो का डेटा है, चेलेबी के पास पैसेंजर्स का डेटा है। एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि अभी तक वो ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो डेटा सिर्फ इंडिया में स्टोर कर रही है, कंपनी की बाहर स्टोर कर रही है। सोचिए, पूरे इन 9 एयरपोर्ट्स का कार्गो का डेटा, दिल्ली वगैरह के एयरपोर्ट्स का पैसेंजर्स फ्लाइट्स का डेटा, मेल का डेटा, ये कहाँ स्टोर कर रही है? क्योंकि सरकार चाहती है कि डेटा स्टोर हिंदुस्तान में किया जाए, मगर ये बात एजेंसियां कहती हैं कि कंपनी हेडक्वार्टर जो इस्तांबुल से में है, उससे डेटा शेयर करती है। अब डेटा बहुत खेल की चीज़, अब ये 21वीं शताब्दी का सोना है। डेटा 360 डिग्री का ट्रेड, टैरिफ और कॉमर्स का इनसाइट देता है। आपको पता लगता है कि कौन क्या खरीद रहा है, किसकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी घट रही है, कौन सप्लायर है, ये सब इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा पॉइंट ये है, ये एक इकोनॉमिक एडवांटेज देता है तुर्कियों को, या जिससे वो इंफॉर्मेशन ये कंपनी शेयर करना चाहती। प्रॉब्लम ये है कि जब ये इस्तांबुल जाता है और तुर्की और पाकिस्तान दोस्त हैं, तो ये डेटा पाकिस्तान और आईएसआई को मिल सकता है। तीसरा एक और कारण ये भी है कि ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा है, मगर इस पे एजेंसियां कहती हैं कि ये खतरा है, मगर अभी कोई ऐसा खास रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब ऑन रिकॉर्ड ये मदर कंपनी जो है इसकी, ये तुर्की में रजिस्टर्ड है, तुर्की में लिस्टेड भी है। लेकिन ये जो इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी के, मदर कंपनी के, उसकी क्लियरिटी नहीं है जानकारी की। सुरक्षा एजेंसी के सूत्र चिंतित हैं और ये कहते हैं कि साहब ये जो हमारा ऐतराज़ है वो इसलिए कि एक तो ये प्राइवेट कंपनी है, इसमें कई देशों का निवेश है, यानी कंपनियों का या एंटिटीज़ का। इनमें से कई ऐसे देशों का इन्वेस्टमेंट है जो कि भारत के खिलाफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पोजीशन लेते रहे हैं, जिनको दुश्मन देश या नॉट सो फ्रेंडली नेशन के कैटेगरी में डाला जाएगा। सुरक्षा महकमे के एक आला अफसरों के अनुसार, जिनसे मैंने बात करी, उनको ये भी शक है कि पिछले जैसे कुछ सालों में 2 देश जो है वो भारत के टूरिज्म मैप पर, भारत के लोगों के टूरिज्म मैप पर तेजी से उभरे हैं। ये कौन से देश हैं? तुर्की और अजरबैजान। अब ये आपको हैरानी नहीं होगी कि ये बात कि ये दोनों देश जो हैं ये जियोपॉलिटिकल एलाई हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं। अफसरों का कहना यह है कि यह नोट किया जाना चाहिए कि तुर्की की कंपनी के पास भारत के बड़े शहरों के एयरपोर्ट और यात्रियों का डेटा 2009 से आना शुरू होता है, और पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है कि तुर्की और उसके दोस्त अजरबैजान में भारत के लोगों में टूरिज्म की मशहूरियत बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस सिस्टम को बदलना चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं कि चेलेबी से जो इसका जिम्मा है एयरपोर्ट्स का, 9 एयरपोर्ट्स का, वो ले लिया जाए। ये उनकी साफ रिकमेंडेशन है। देसी कंपनी और सरकार के किसी उपक्रम का एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए। ये काफ़ी साल से कह रही है एजेंसियां। अगर आज से 10 साल पहले शुरू कर दिया होता तो आज हमारे देश में कॉम्पिटेंट कंपनी होती ऐसा काम करने के लिए, जिसमें अपने देश की एक कंपनी को पैसा मिलता, डेटा देश में रहता और भारत सरकार की निगरानी रहती। अगली बात जो जांच एजेंसियां कह रही हैं, सुरक्षा एजेंसी कह रही हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन होना चाहिए, जिसमें रोड, एयर और पोर्ट इस टीएसए के अधीन हो जाए। अमेरिका में एक ऐसी ही एजेंसी काम करती है। ऐसी एजेंसी के गठन के कारण साफ बताए जा रहे हैं एजेंसीज के द्वारा, क्योंकि मौजूदा समय में एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है। जैसे एयर, रोड और पोर्ट का जो कार्गो है वो कस्टम्स की जिम्मेदारी है। एयरपोर्ट सुरक्षा सीआईएसएफ के पास है। अब लेकिन आने वाले खतरे और इस टाइप की जो इंटेलिजेंस होती है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी संस्था के पास है। यानी विभाग अलग अलग है, सुरक्षा एक चीज है, खतरा एक एलिमेंट है, लेकिन समन्वय आसान नहीं हो पाता क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज हैं। टू मेनी कुक्स स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। और इसीलिए चूक के चांसेस ज्यादा हैं, स्लिप अप्स के चांसेस ज्यादा हैं। एजेंसियां कहती हैं कि 21वीं शताब्दी में चैलेंजेस ट्रेड और कॉमर्स के जरिए आ रहे हैं। भारत ने, आप लोगों को याद होगा, कुछ साल पहले तमाम चाइनीज ऐप बैन किए, तमाम चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, उनको ऑपरेट करने से मना किया गया। क्यों? क्योंकि कहा यह गया कि वो भारत में व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग की आड़ में खुफिया काम कर सकते थे, सबोटाज कर सकते थे,
चूंकि उन कंपनियों की जो ओनरशिप थी क्लियर नहीं थी और कहीं ना कहीं ये शुभा था या इंफॉर्मेशन थी कि चीन की सरकार ही ऑपरेटिंग कंपनी है इन कंपनियों की, और दूसरा ये कि चूंकि वो एक दुश्मन देश की कंपनियां थी। तुर्की ने जिस शिद्दत से भारत के खिलाफ पिछले 10 दिनों में पाकिस्तान का साथ निभाया है, आम आदमी ने उसको सुना होगा, मगर कितनी डेप्थ है उसके रिलेशनशिप की पाकिस्तान की, उसका अंदाजा आम आदमी नहीं लगा सकता। ये कह सकते हैं हम साफ कि बहुत याराना लगता है। एक एक करके सुनाते हैं आपको कि भारत और उससे जुड़े मुद्दों पर तुर्की का क्या रोक रहा है पिछले कुछ सालों में। कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तुर्की कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी कश्मीर को कश्मीरियों को अभी नहीं मानता, पाकिस्तान का मानता है। कश्मीर में प्लेबिसाइट चाहता है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संसद में कह दिया है। हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का साथ देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में पाकिस्तान को चीन के साथ मिलकर के ब्लैकलिस्ट होने से बचाने की कोशिश का इतिहास रहा है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल करवाना चाहता है और अब ये यारी और आगे बढ़ने वाली है, यानी गहरी होने वाली। कैसे? तुर्की और पाकिस्तान अपने नागरिकों को डुअल सिटीजनशिप पे बात कर रहे हैं, जल्द हो सकता है। अगर ये हुआ तो पाकिस्तान का पासपोर्ट होल्डर, उसके पास तुर्की का भी पासपोर्ट होगा। ये भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे का सबब है। अब देखिए कि हाल के दिनों में क्यों सबब है, क्यों सिटीजन वगैरह को लेकर क्यों नाराजगी है, कि हाल के दिनों में क्या हुआ। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। उसके बाद से आप देखिए क्या हुआ कि 7 और 8 मई के बीच पाकिस्तान ने तुर्की से मिले सोनगर ड्रोन्स जो हैं वो बरसाए। एक जगह नहीं, पाकिस्तान भारत बॉर्डर के 36 लोकेशंस पर। तुर्की वॉरशिप TCG बोयाकादा जो था वो फौजी रसद लेकर के कराची पोर्ट पहुंचा। टर्किश एयरफोर्स का एक C-130 एयरक्राफ्ट रसद लेकर के पहुंचा। तुर्की ने पाकिस्तान को हम साथ साथ हैं कई बार और कहा है, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान की फौजी क्षमता बढ़ाने में भी लगा है और पाकिस्तान कोई भी मिली मदद को सिर्फ भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हाँ, अपने देश की बलोच बंधुओं पर भी कर लेता है। तुर्की कंपनी 4 स्टेल्थ कॉर्वेट्स पाकिस्तान को देने वाली है। पाकिस्तान को टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर मिल सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स को F-16 फैल्कन को अपग्रेड तुर्की ने किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्ट एंड ट्रेनिंग को वो टर्की की जो एक हेवलसान कंपनी है उससे मदद मिली। तुर्किश फर्म STM जो है वो पाकिस्तान को युद्धपोत बनाने में मदद कर रही है। PS मोविन नाम की लॉजिस्टिक्स वेसल टर्की ने दी पाकिस्तान को। पाक नेवी को लॉजिस्टिक्स टैंकर तुर्की से मिले। पाकिस्तान की 3 अगोस्टा 90B सबमरीन को तुर्की ने अपग्रेड किया। पाक JF-17 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो फायरिंग पॉड होते हैं, फायरिंग पॉड समझते हैं जो पंख के नीचे लगे होते हैं जहां से फायर की जाती है, उसको अपग्रेड तुर्की ने किया। जी हां, उन्हीं फायरिंग पॉड को जिनसे भारत पे अभी हमले हुए। जो TB2 आर्म्ड UAV है वो तुर्की से मिले हैं पाकिस्तान को। लड़ाकू विमान बनाना है क्योंकि F-35 नहीं मिल रहा था इनको सैंक्शंस के कारण, तो लड़ाकू विमान जो है ये दोनों देश मिल करके बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की और पाकिस्तान का अगर दोनों साथ हैं तो भारत का सुलूक तुर्की के साथ कैसा हो। पिछले कुछ दिनों में एक कोल्ड फ्रीज आई है और थॉ नहीं हो रही है। हैरत की बात तो यह है कि तुर्की में 6 फरवरी 2023 को एक जबरदस्त भूकंप आया था, तबाही मची। भारत ने करोड़ों रुपए की मदद एयरलिफ्ट भेजी ऑपरेशन दोस्त के तहत। मुझे याद है कि भारत में तुर्की के एम्बेसडर जो फिराज सुनील थे, उन्होंने उस समय हिंदुस्तान को शुक्रिया कहा था। अपनी भाषा में वो बोले थे, दोस्त करा गुंदे बेली ओलूर, यानी अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। मेरी तुर्की का प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मगर उसका मतलब ये था। तुर्की ये मदद और ऑपरेशन दोस्त भूल गया। पाकिस्तान के नापाक इरादों में उसका हमसफर बना। मामला इस्लामिक जो नेशंस की यूनिटी है और एक इस्लामिक नेशंस की लीडरशिप का है, वहां तुर्की अपने आप को पोजीशनिंग कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, अजरबैजान के साथ नहीं, अफ्रीका के कुछ देशों में भी। अब कुछ बात इतिहास के पन्नों से बताते हैं आपको, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तुर्की का हिंदुस्तान से पुराना नाता है। अरब्स जो थे वो भारत में दक्षिण में और पश्चिम में ट्रेडर के साथ आए और C-600 के कुछ में पहली मॉस्क वगैरह बने।
वो इस्लाम तब आया था। मगर दुश्मन और हमलावर के रूप में उत्तर पश्चिम से आया महमूद गजनी। गजनी शहर में जन्मा था। उसके पिता थे सबुक्तगिन, एक तुर्की स्लेव कमांडर यानी गुलाम कमांडर थे, जिन्होंने गजनवी डायनेस्टी की शुरुआत करी। यही वो गजनी था जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा। यहां से नाता शुरू हुआ भारत और तुर्की का। उसके बाद तुर्की से नाता रखने वाले इन्वेडर्स हुए ममलूक वंश के। वो तुर्किक ममलूक थे। खिलजी डायनेस्टी ये तुर्को अफगान थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और इस तमाम लोग हैं। कुतुब मीनार आपको दिखती है। तुगलक वंश, गियाथुद्दीन तुगलक जो थे, वो ओरिजिन जो उनका था वो तुर्को मंगोल माना जाता है। ये एक तुगलकाबाद दिल्ली शहर के अंदर जो है, और मोहम्मद बिन तुगलक तो मशहूर है साहब कि आदिलाबाद में कैपिटल बना रहे थे, औरंगाबाद में। मुगल शब्द जो है उससे हम सब वाकिफ हैं। जो मुगल थे वो तैमूर के वंशज थे और तुर्को मंगोल थे, तो यानी वहां भी कनेक्शन था। तो यानी कुल मिलाकर के भारत में इस्लाम को तीर कमान और तलवार, भाले और तोप गोले के बम पर बसाने वालों और कई सौ साल तक देश पर राज करने वालों का एक जबरदस्त तुर्की कनेक्शन था। अब आखिर में पहलगाम में हैवानियत को अंजाम दिया आतंकवादियों ने, मगर खून से सनाहत पाकिस्तान का था। सुहाग उजड़े थे, भारत ने सुहाग का बदला लिया सिंदूर से। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर से 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी आकाओं और उसके गुर्गों के खिलाफ जब से कार्रवाई शुरू हुई, पाकिस्तान हिंदुस्तान के हौसले, तैयारी और रणनीति के आगे हल्का पड़ गया। उसका सहारा था मुल्क की असमत को गिरवी रख के चीन और तुर्की से मिले हथियार। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटने पे बिठा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भले ही डुगडुगी पीट रहे हों कि उन्होंने सीज फायर करवा दिया, मगर ये हकीकत है कि 9 आतंकी ठिकानों पर हिंदुस्तान के एक्शन के बाद भी पाकिस्तान ने जब सुधरने का नाम नहीं लिया, तो उसके लड़ाकू हवाई अड्डों और स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमले हुए। ठीक वैसे ही जैसे लंका चढ़ाई के समय श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की विनयपूर्ण गुहार लगाई। गुहार करते 3 दिन बीत गए, समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब भगवान राम समझ गए कि अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि विनय न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। लेकिन हमारे देश पे खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बॉर्डर पे ही नहीं है। इस भय फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हिंदुस्तान की फौज और सरकार ने बंदूक और तोप के ट्रिगर से उंगली नहीं हटाई है। हमारे लड़ाकू विमान, हमारे समुद्री बेड़े कहर बरपाने के लिए बेसब्र हैं। अब उम्मीद यह है कि चेलेबी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में मुकदमा करेगा। मामला लटक सकता है, लेकिन एक बात तय है कि तुर्की और वहां की सरकार को इशारा साफ कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।